Today's topic of discussion is oxygen hemoglobin dissociation curve from the chapter breathing and exchange of gases. तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कर्व जो है ये इसमें वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है. तो जो एक्स एक्सिस होती है उस पे हम लिखते हैं ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg एंड जो वाई एक्सिस होती है उसमें हम लिखते हैं हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इन परसेंटेज. राइट. सबसे पहली बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि इस जो ग्राफ होता है ये इसकी शेप क्या होती है. इट इज़ सिग्मॉइड कर्व. सिग्मॉइड कर्व होता है ये. सिग्मॉइड मतलब लाइक दिस. एस शेप्ड भी लिखा जाता है कई जगहों पे इसे. वैसे हम इसे सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं. राइट. अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो पता होनी चाहिए, थर्ड चीज़ देखिए. फर्स्ट चीज़ क्या थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है. नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि शेप क्या है. थर्ड चीज़ आती है कि ऐसी शेप है क्यों. मतलब ये तो याद करने वाली बात हो गई ना कि एस शेप्ड होता है, बट ऐसा एस शेप्ड आया कहाँ से. इसकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं हुआ या कोई और शेप क्यों नहीं हुई, ये भी हमें पता होना चाहिए फॉर द सेंस ऑफ क्लैरिटी. राइट. सो यहाँ पे हमें पता है कि वाई सिग्मॉइड शेप्ड. तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इसका सिग्मॉइड शेप होती क्यों है. राइट. यस. तो इसकी सिग्मॉइड शेप क्यों है. यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो विच वन इज मोर स्टीप. ऑब्वियसली ऊपर वाला जो पॉइंट है इट इज मोर स्टीप. राइट. इस पे जो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स पे तो इस पे कुछ इस तरीके से आएगी और इस पे कुछ इस तरीके से आएगी. तो एंगल किसका ज़्यादा बड़ा है, सेकंड वाले का. θ2 इज ग्रेटर देन θ1. अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूं यस. अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट लिया और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये θ2 है एंड दिस इज θ1. तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1. दिस इम्प्लाइज कि जो स्लोप है, स्लोप एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन एट पॉइंट 1. अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है कि वाई स्लोप एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट 1. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक फिनोमिना होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग से, दैट इज नोन एज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी. What do you mean by positive cooperativity? It refers to binding of oxygen more tightly to hemoglobin. Right? जैसे कि जब हम ऑक्सीजन, जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ये जो बाइंडिंग होगी ये होगी वीक. बट जैसे ही फर्स्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, देखिए हीमोग्लोबिन जब नॉर्मल होता है तो इट इज़ इन टेंस स्टेट. हीमोग्लोबिन की दो स्टेट होती है, एक होती है टेंस, एक होती है रिलैक्स्ड. वैसे ये कौन सी स्टेट में पड़ा रहता है, टेंस स्टेट में. बट जब पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ठीक है, जो टेंस स्टेट होती है उसमें हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन इज लेस. टेंस स्टेट में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन इज लेस. राइट. तो जो फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा वो उसकी टेंस स्टेट में बाइंड करेगा. तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टेंस स्टेट में ऑक्सीजन के लिए कम है तो उसको मुश्किल होगी बाइंड करने में. बट जैसे ही फर्स्ट वाला बाइंड कर जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन की टेंस स्टेट होती है वो रिलैक्स स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है.
अब रिलैक्स स्टेट में आ गया हीमोग्लोबिन, तो अब सब्सीक्वेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में आसानी होगी. दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, राइट. कि पहला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कोऑपरेट कर रहा है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, ताकि वो अच्छे से बाइंड कर सके हीमोग्लोबिन के साथ. दिस इज नोन एज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी. अब हम देखते हैं कि इससे इस पे क्या वेट अ मिनट. अब हम देखते हैं कि इस पे क्या फर्क पड़ता है ग्राफ पे. हमने देखा कि θ1 जो है वो कम है θ2 के कंपैरिजन में. θ2 बड़ा क्यों है? व्हाट डज θ2 सिग्निफाइज? अगर हम ये देखें तो व्हाट डज θ2 सिग्निफाइज? यस, एक इससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज हीमोग्लोबिन सेचुरेशन अपॉन PO2. हीमोग्लोबिन सेचुरेशन डिवाइडेड बाय PO2, यानी कि इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, राइट. ये चीज हमें दिमाग में बिठानी है कि रेशियो ऑफ हीमोग्लोबिन सेचुरेशन टू PO2 इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. अब हमें ये पता चल गया कि हीमोग्लोबिन सेचुरेशन डिवाइडेड बाय पी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर गिव्स अस एफिनिटी. यानी कि इस जो ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होगा? एफिनिटी के बराबर होगा, राइट. तो इस ग्राफ का अगर स्लोप एफिनिटी के बराबर है और θ2 is greater than θ1, that means slope at point 2 is greater than slope at point 1. That means affinity at point 2 is greater than affinity at point 1. और यही तो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सब्सीक्वेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए बढ़ जाती है क्योंकि वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है. इसलिए जो लेटर वाला जो ग्राफ है, बाद में जो ग्राफ आया है, ये वाला पोर्शन विच आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है. दैट मीन्स इसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इसका थीटा भी ज़्यादा होगा. इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का कर्व आया है. और यहाँ पे आगे चल के ये बिल्कुल प्लेट्यू क्यों आ गया है? क्योंकि हमें पता है कि 100% से ज़्यादा सेचुरेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सेचुरेशन परसेंटेज में ले रहे हैं, राइट. सेचुरेशन परसेंटेज में ले रहे हैं और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है? 100%. तो 100% से ज़्यादा तो हम बढ़ा ही नहीं सकते. और इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास लिमिटेड हैं, पर अगर हम ऑक्सीजन बढ़ाते चले जाएंगे तो हीमोग्लोबिन जब पूरा सेचुरेट हो जाएगा तो उसके पास और साइट्स ही नहीं बचेंगी ऑक्सीजन ताकि उसको ऑक्यूपाई कर सके, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सेचुरेशन विल बिकम कांस्टेंट. एक प्लेट्यू अचीव होगा हमारे कर्व में. इस वजह से हमारा जो स्टार्टिंग में स्लोप होता है वो कम होता है, फिर आगे चल के स्लोप बढ़ जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन बढ़ जाती है, और लास्ट में जाके प्लेट्यू आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है. इस वजह से जो हमारा कर्व बनता है वो सिग्मॉइड शेप्ड कर्व बनता है. तो हमारा एक पॉइंट हो गया क्लियर, राइट, कि वाई सिग्मॉइड शेप्ड, ये हमारे अच्छे से क्लियर हो गया है. नेक्स्ट चीज, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हीमोग्लोबिन सेचुरेशन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. अब हमें एक चीज और याद करनी है, एंड दैट इज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट. चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट.
ये मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन बाय हीमोग्लोबिन था ऑफ हीमोग्लोबिन और यहाँ पे PO2 था, राइट। एक टर्म होती है दैट इज P50. व्हाट डू यू मीन बाय P50? P स्टैंड्स फॉर प्रेशर हेयर, राइट। P50 मतलब द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड। यानी कि जब हम y एक्सिस पे 50% देखेंगे, यहाँ पे जब हम 50% देखेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी नोन एज P50. अब देखिए जो नॉर्मल कर्व था वो मैंने ग्रीन में रिप्रेजेंट किया है और शिफ्ट टू राइट जो है वो मैंने ब्लू में रिप्रेजेंट किया है। तो ये शिफ्ट टू राइट हो गया, राइट। जब हमने शिफ्ट टू राइट किया तो हमारा PO2 जो था वो पहले कम था और बाद में ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स PO2 हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो PO2 होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। एफिनिटी ऑफ व्हाट? हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। देखिए ज़्यादा प्रेशर पे, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा, अगर हमें सेचुरेट कितना करना है हीमोग्लोबिन को 50%, अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर पे 50% सेचुरेट कर रही हूँ और कम प्रेशर पे 50% सेचुरेट कर रही हूँ मैं, तो ज़्यादा प्रेशर पे जब मैं सेचुरेट कर रही हूँ इसका क्या मतलब है कि मुझे ज़्यादा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ रहा है ताकि वो 50% सेचुरेट हो जाए। दैट मीन्स उसकी एफिनिटी इस समय क्या है, कम है, तभी मुझे अपनी तरफ से प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, राइट। और यही बात अगर उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए तो अपनी तरफ से मुझे प्रेशर कम लगाना पड़ रहा है। जैसे कि अगर कोई टीचर है वो अच्छा पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को अपनी तरफ से एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं, वरना अगर कोई टीचर है जो ठीक ठीक पढ़ाता है तो हमें अपनी साइड पे एफर्ट बढ़ाने पड़ते हैं, राइट। सेम चीज़ यहीं इस ग्राफ में भी होगी। तो जब शिफ्ट टू राइट होता है तो PO2 बढ़ जाता है जिसकी वजह से एफिनिटी कम हो जाती है। अब एफिनिटी कम होती है कहाँ पे? जहाँ पे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से डिसोसिएट करना होगा वहीं पे तो एफिनिटी कम होगी ताकि हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन से डिसोसिएट कर जाए क्योंकि उसकी एफिनिटी कम है। और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस एट व्हाट लेवल? टिश्यू लेवल और लंग लेवल। इट टेक्स प्लेस एट टिश्यू लेवल क्योंकि टिश्यूज़ में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देना होता है। हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन को बाइंड करता है और टिश्यूज़ तक आता है और फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाते हैं एट टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पे डिसोसिएशन हो रहा है और वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि PO2 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो राइट शिफ्ट होता है इट टेक्स प्लेस एट टिश्यू लेवल। राइट शिफ्ट टेक्स प्लेस एट टिश्यू लेवल, ओके। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है? जो PO2 है वो नॉर्मल से भी कम हो जा रहा है, राइट। तो एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और एफिनिटी बढ़ेगी मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन? एसोसिएशन। और एसोसिएशन कहाँ होता है? एट लंग्स लेवल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लंग्स। तो लंग्स के लेवल पे क्या होगी? लेफ्ट शिफ्ट होगी, राइट। तो ये हमारा हो गया राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि ये होती कब है। देखिए, जो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंक्रीज्ड P50 मींस डिक्रीज्ड एफिनिटी, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा। अब ये बता रहे कि राइट शिफ्ट कब कब होती है? जब टेम्परेचर हाई हो, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो, जब 2,3 DPG हाई हो, या फिर pH
कम हो। इसको pH कम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H+ ज़्यादा हो, राइट? या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिमिलरली अब डिक्रीज्ड P50 यानी कि इंक्रीज्ड एफिनिटी, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर। मत ये कंडीशंस बता रखी है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जब PCO2 डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जब 2,3-DPG डिक्रीज होगा तभी भी, और जब pH इंक्रीज होगा तभी भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस बता रखी हैं, और ये कंडीशंस तो आपको याद होनी ही चाहिए नीट के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो है सबसे पहली बात कि जो 2,3-DPG है, इसको 2,3-BPG भी बोल सकते हैं, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या डायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये किन कंडीशंस में बढ़ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि ये किन कंडीशंस में बढ़ता है। अनीमिया में, हिपोक्सिया में, एक्सरसाइज के दौरान ये 2,3-DPG जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए, एक सेकेंड, अगर आपको क्वेश्चन आए कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर्व विल शिफ्ट टू विच साइड, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज के दौरान 2,3-DPG बढ़ता है। दैट मीन्स 2,3-DPG अगर बढ़ रहा है तो हमारा कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। 2,3-DPG राइट की तरफ, 2,3-DPG अगर बढ़ेगा तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको ना ये कंडीशंस याद होनी चाहिए कि 2,3-DPG बढ़ता कब कब है। एक तो मैंने आपको बताया एनीमिया में बढ़ता है, हिपोक्सिया में बढ़ता है। हिपोक्सिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। देन एक्सरसाइज के दौरान बढ़ता है। जब थायराइड हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है तो भी 2,3-DPG बढ़ जाता है। जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है तभी भी 2,3-DPG बढ़ जाता है। जब एंड्रोजन बढ़ता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन बढ़ते हैं तभी भी 2,3-DPG बढ़ जाता है। साथ ही साथ आइनोसिन, पायरुवेट एंड फॉस्फेट, इन 3 चीज़ों की प्रेजेंस में भी 2,3-DPG बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हमसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, देन इन विच डायरेक्शन हिज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट। तो हमें पता है एनीमिया में 2,3-DPG बढ़ेगा तो कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। अब ये पूछ सकते हैं कि एक पर्सन है, उसकी बॉडी में फॉस्फेट आयंस का लेवल बढ़ गया है, तो बताओ उसका कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा? तो दैट विल बी राइट साइड, राइट? तो ये हमारे हो गए कुछ रीजंस, कॉजेज, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा, एक हमने ये देखना है कि ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है अपनी स्क्रीन पे। इसमें ये जो ब्लू वाला कर्व है, ये जो ब्लू वाला है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसे रेड से। ये जो मैं रेड से अब हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो ब्लू वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसके कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ कर्व्स ना हमें याद रखने पड़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व जो है वो ऐसा होता है, फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व ऐसा होता है, मायोग्लोबिन का कर्व ऐसा होता है। तो ये चीज़ें ना डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और इसमें कोई डिटेल नहीं पूछते, जो जितनी डिटेल मैं बता रही हूँ सिर्फ उतनी ही पूछते हैं। सो आपको ना ये याद रखना है कि ये जो मैंने आपको रेड से हाईलाइट करा है, ये जो कर्व है ये किसका है? CO का है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ये वाला जो कर्व है जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ रेड से, दैट इज ऑफ
मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का कर्व कैसा होता है? इट इज हाइपरबोलिक कर्व, इट इज हाइपरबोलिक कर्व। तो कई बार सीधा यही पूछ लेते हैं कि शेप ऑफ मायोग्लोबिन कर्व फॉर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन, ठीक है। और आपको ऑप्शंस दे देंगे सिग्मोइडल, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे देंगे। तो आपने किसको टिक करना है? हाइपरबोलिक को। जो ये अब मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ दैट इज फॉर फीटल हीमोग्लोबिन, और जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ दैट इज फॉर एडल्ट हीमोग्लोबिन। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है और एडल्ट हीमोग्लोबिन है, उनमें से जो लेफ्ट तरफ ज़्यादा है वो है फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन इज टुवार्ड्स द लेफ्ट ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। वाई? क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा टू बीटा टू चेन्स की बजाय अल्फा टू गामा टू चेन्स होती हैं, और अल्फा टू गामा टू चेन्स में जो गामा चेन है उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा होती है। मतलब उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन की एफिनिटी जब ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जब ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है तो शिफ्ट कहाँ होता है? टुवार्ड्स द लेफ्ट, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये वाला ग्राफ भी कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, कर्व दिखा रखे हैं कि ये वाला जो है, जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से, दैट इज फॉर फीटल हीमोग्लोबिन। जो पर्पल में है, जो अब मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, दैट इज फॉर एडल्ट हीमोग्लोबिन, राइट। अब ये जो ब्लैक से है कर्व, दैट इज फॉर एडल्ट हीमोग्लोबिन बट एट डिफरेंट पीएच। पीएच का इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया जब मैंने वेरिएशंस पढ़ाई हैं, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। और ये वाला जो कर्व है जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दैट इज फॉर मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का कर्व कैसा होता है? हाइपरबोलिक कर्व होता है। नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अब हमें दो तीन चीजें और पता होनी चाहिए एंड वी विल वाइंड इट देन। सबसे पहली बात, ये जो रेड में हमारा जो कर्व दिख रहा है दैट इज नॉर्मल कर्व। जो ग्रीन में हमें कर्व दिख रहा है दैट इज शिफ्ट टू द राइट, और जो ब्लू में दिख रहा है दैट इज शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के दौरान और मेट हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के दौरान जो शिफ्ट इन कर्व होता है दैट इज टुवार्ड्स द लेफ्ट, और जो सल्फ हीमोग्लोबिन के दौरान, सिकल सेल एनीमिया के दौरान और थैलेसीमिया के दौरान जो शिफ्ट इन कर्व होता है दैट इज टुवार्ड्स द राइट साइड, राइट। अब हमें जानना है कि ऐसा होता क्यों है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जब मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, राइट, तो वो इतनी केयर नहीं करता अपनी पेंसिल की, क्योंकि उसे पता है उसके पास बहुत सारी है, एक गुम हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। बट यही दूसरा बच्चा है जिसके पास सिर्फ एक पेंसिल है, तो वो उसको टाइटली होल्ड करके रखेगा पेंसिल को कि कहीं गुम ना हो जाए मेरी पेंसिल, राइट। तो जिसके पास कम चीज़ें होती हैं वो उसको टाइटली होल्ड करके रखता है। इस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा के अब हम इसको समझते हैं। मेट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में Fe+2 फॉर्म में होता है, बट मेट हीमोग्लोबिन में कुछ आयरन का अमाउंट Fe+3 फॉर्म में चला जाता है, और ये जो Fe+3 है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, राइट। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स, मान लीजिए पहले Fe+2 कितने थे? 10 थे। अब उन 10 में से 5 जो थे वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गए और 5 ही रह गए सिर्फ Fe+2 में। मतलब उसके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स क्या हो गई? कम हो गई ना। तो अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स कम हो गई, सिर्फ 5 ही रह गई 10 में से, तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा टाइटली बाइंड करके रखेगा। जस्ट जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको बच्चे वाला,
उसके हिसाब से क्या होगा, जब चीज़ें कम होती हैं तो वो टाइटली बाइंड करके रखेगा, राइट। सिमिलरली जब ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट कम अवेलेबल होंगी तो वो ऑक्सीजन को टाइटली बाइंड करके रखेगा। और हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को टाइटली बाइंड करके रख रहा है, दैट मीन्स उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या है, ज़्यादा है। और वो कब होती है, जब वो शिफ्ट टू द लेफ्ट में होती है, राइट। ये समझ आया, शिफ्ट टू द लेफ्ट में होती है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा टुवार्ड्स ऑक्सीजन। सिमिलरली CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी सेम रीज़न से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सल्फ हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सबसे पहले हम बात करें अगर सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हिपोक्सिया। सिकल शेप्ड सेल्स हो जाते हैं, RBCs हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती टिश्यूज तक, जिसकी वजह से क्या होता है, हिपोक्सिया। और मैंने अभी आपको जस्ट लिखवाया कि हिपोक्सिया में 2,3 BPG बढ़ जाता है। अगर 2,3 BPG बढ़ेगा तो शिफ्ट कहाँ होगा, टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड। सेम रीजन फॉर द थैलेसीमिया, सेम रीजन फॉर द थैलेसीमिया, राइट। एंड सल्फ हीमोग्लोबिन में क्या होगा, सल्फ हीमोग्लोबिन फॉर्म्स व्हेन हीमोग्लोबिन इज इरिवर्सिबली मॉडिफाइड बाय सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। दिस स्ट्रक्चरली अल्टर्ड हीमोग्लोबिन, अब होता क्या है, सल्फ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं तब सल्फ हीमोग्लोबिन बनता है। और ये जो अल्टर्ड हीमोग्लोबिन हुआ, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस्ड होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी दो के तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, बट ये वाली जो चीज़ है कि सल्फ हीमोग्लोबिन के बाइंड करने से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी वेरिएशंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। क्वेश्चन सेज फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। पॉइंट E एंड पॉइंट G represent venous oxygen pressure during exercise and resting state respectively. How much total percentage of oxygen is unloaded in tissue during exercise? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। मान लीजिए मेरी आर्टरी है, इसमें 100% ऑक्सीजन है, ये मेरे टिश्यू हैं। इस आर्टरी, ये कैपिलरी बनी और फिर कैपिलरी से ये आगे चल के वेन में बदल गई। पहले क्या थी, आर्टरी, फिर बनी कैपिलरी, फिर बनी वेन। ये हमें पता है ना, आर्टरी से आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स। बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रहा है। मान लो मेरी आर्टीरियोल्स में 100% ऑक्सीजन है, 40% मैंने ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे दिया, तो अब मेरे पास वीनस ब्लड में कितना % ऑक्सीजन बचा, 60% ऑक्सीजन बचा, क्योंकि 40% टिश्यूज़ को दे दिया। तो यही कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। इन्होंने लिखा है कि जो पॉइंट E है, इट रिप्रेजेंट्स वीनस ऑक्सीजन प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान पॉइंट E ये रहा, और इसमें कितना PO2 है, 20, राइट। और कितना % सेचुरेशन है, R। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वीनस में, इनका मतलब है कि हमने R% जो है, हमारा जो R% है वो हमारा वीनस प्रेशर, वेन्स में ऑक्सीजन है, मतलब वेन्स में जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज R%। एक सेकेंड, मैं अभी अच्छे से बताती हूँ। देखिए, E पॉइंट ये रहा। E पॉइंट पे क्या डिनोट कर रहा है, E पॉइंट वीनस ऑक्सीजन प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब वेन्स में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। E पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस।
कितना प्रेशर है, दैट इज़ 20, और 20 पे कितना सेचुरेशन है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज़ R% सेचुरेटेड है। ठीक है, अगर R% ये सेचुरेटेड है वीनस ब्लड, ठीक है, तो कितने परसेंट अनसेचुरेटेड हो गया, मतलब कितने परसेंट कितने परसेंट सेचुरेशन जो है वो टिश्यूज में चली गई, दैट इज 100 - R। और 100 - R यहाँ पे क्या दिखा रहा है, P+Q। 100 - R इस ग्राफ के हिसाब से क्या है, P+Q, तो आंसर विल बी P+Q। होप ये क्वेश्चन समझ आया है, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार मैं दोबारा बता ही देती हूँ। देखिए, हमारे पास 100% ऑक्सीजन थी आर्टीरियल ब्लड में, 40% टिश्यूज़ को दे दी, वीनस में कितनी बची, 60%। ये एक एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि पॉइंट E जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वीनस ऑक्सीजन प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब वेन्स में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस प्रेशर पे हीमोग्लोबिन कितने % सेचुरेटेड है। अगर हीमोग्लोबिन मान लीजिए ये 38% है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये 38 को करस्पॉन्ड कर रही है, तो अगर ये 38% सेचुरेटेड है वीनस ब्लड में हीमोग्लोबिन, तो बाकी का बचा हुआ कहाँ चला गया, बाकी का बचा हुआ ऑब्वियसली टिश्यूज को चला गया होगा, तो टिश्यूज में कितना अनलोडेड हुआ, यही तो क्वेश्चन है। तो 100 - 38 अनलोडेड हुआ, और वो इस ग्राफ के हिसाब से क्या है, P+Q, तो इसलिए ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, और इसमें हमें एक नया कंसेप्ट पता चलता है। क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कर्व शिफ्ट टू राइट। हमें पता है जो CO पॉइजनिंग होती है उसमें शिफ्ट होता है लेफ्ट, ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया अभी। फीटस एट टर्म में भी शिफ्ट टू लेफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा-2 गामा-2 होता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में भी, एल्कलोसिस का क्या मतलब हुआ कि H+ आयन कम हो रहे हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि pH बढ़ रहा है। जब H+ आयन कम होते हैं तो शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। अब इन्होंने पूछा कि शिफ्ट टू राइट कब होगा, तो ऑप्शन डी बचा, तो इसको हम एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, बट अगर हम इसका रीज़न देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूज 24 आवर लेटर, जब भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो हमें उससे पहले उसको स्टोर करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। ब्लड पहले कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन बॉडी में, फिर हमने उसको बाहर निकाला और उसको ठंडा किया 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ठंडा किया, दैट मीन्स हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, राइट। टेम्परेचर कम कर दिया मतलब शिफ्ट टू द लेफ्ट कर दिया, टेम्परेचर कम हो गया मतलब शिफ्ट टू द लेफ्ट हो गया। तो जब अगर आपके पास आए स्टोर्ड ब्लड, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कहीं स्टोर्ड ब्लड, तो दैट मीन शिफ्ट कहाँ होगी, लेफ्ट तरफ। बट अगर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड, दैट मीन्स ट्रांसफ्यूज करने के लिए हम इसको वापस से 37 पर लाएंगे और फिर ट्रांसफ्यूज करेंगे। पहले हमारे पास 37 पे था इनिशियली, हमने उसको ठंडा किया 0 to 4 डिग्री तक ले आए, फिर उसको ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले दोबारा से 37 पे लेके गए और फिर ट्रांसफ्यूज़ किया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड हमने किस टेम्परेचर पे किया, 37 पे किया, दैट मीन्स हमने 0 to 4 से लेके उसे 37 तक ले आए, दैट मीन्स हमने उसे वार्म कर दिया, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 से 4 से 37 तक ले आए उसे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब शिफ्ट टू द राइट, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड में राइट शिफ्ट होगा और ब्लड स्टोर्ड में लेफ्ट शिफ्ट होगा। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। होप you like the lecture. Thank you for watching my video. Stay tuned for upcoming ones. Thank you. Bye bye.